हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में 3 फेज़ इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं। और 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्रॉलिंग फिनोमेना आप समझ रहे हैं। पिछले कुछ वीडियोस से मैंने बेसिक्स ऑफ क्रॉलिंग भी आपको समझाया, फिर क्रॉलिंग एग्जैक्टली होता क्या है वो भी बताया, और अभी मैं आपको थोड़ा सा और क्रॉलिंग से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज और देना चाहती हूँ। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये जनरली इंटरव्यूज़ में और गेट की एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इससे रिलेटेड आपके वाइवा जो बीटेक के वाइवाज, एमटेक के वाइवाज जिसमें इंडक्शन मोटर या एडवांस इलेक्ट्रिकल मशीन से रिलेटेड या एसी मोटर से रिलेटेड सिलेबस है, तो वहाँ पर भी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्रॉलिंग फिनोमेना जो मैंने बेस समझाया है कि 5th और 7th हार्मोनिक की वजह से होता है, और टॉर्क जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। मेन जो टॉर्क डेवलप होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क फंडामेंटल एमएमएफ की वजह से, वो 5th और 7th हार्मोनिक की वजह से डेवलप टॉर्क के कारण डिस्टर्ब हो जाता है, और क्रॉलिंग फिनोमेना होता है जिसकी वजह से मोटर ns/7 इतनी लो स्पीड पर स्टेबल ऑपरेट करने लगती है, और इसके बाद वो एक्सेलरेट नहीं करती और आगे नहीं बढ़ पाती। उसकी स्पीड मतलब उसकी स्पीड बढ़ नहीं पाती रोटर की। तो ये एक्चुअली 5th और 7th हार्मोनिक जो है वो किस टाइप का टॉर्क डेवलप करते होंगे जिसकी वजह से वो फंडामेंटल एमएमएफ के कारण जो डेवलप टॉर्क है उसको डिस्टर्ब कर पाते। तो नेचुरली बेटा 5th और 7th हार्मोनिक का जो टॉर्क डेवलपमेंट है वो सिमिलर कैटेगरी का होना चाहिए, जो कि एमएमएफ फंडामेंटल वाला टॉर्क डेवलप होता है उसके जैसा। तभी तो एक जैसी चीज़ ही तो डिस्टर्ब करेंगी या ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी। तो ये होता है ख़ास तौर पे यहाँ पर। अब ये 5th हार्मोनिक की वजह से डेवलप टॉर्क, 7th हार्मोनिक की वजह से डेवलप टॉर्क और फंडामेंटल एमएमएफ की वजह से डेवलप टॉर्क, ये सेम कैटेगरी का क्या मतलब है? तो बेटा एक्चुअली 2 टाइप के टॉर्क्स होते हैं एसी मोटर्स में। एक तो होता है एसिंक्रोनस टॉर्क और दूसरा होता है सिंक्रोनस टॉर्क। अब एसिंक्रोनस टॉर्क तो मैं उसको सिंपल सा रिलेट करूँ, एसिंक्रोनस टॉर्क एसिंक्रोनस एसी मोटर्स में डेवलप होता है, मतलब कि आपके इंडक्शन मोटर में डेवलप होता है, क्योंकि इंडक्शन मोटर्स एसिंक्रोनस मोटर कहलाती है। और सिंक्रोनस टॉर्क जो होता है वो सिंक्रोनस मोटर में डेवलप होता है, जो आगे अपन पढ़ने वाले। फिर भी इसको मैं कैसे डिफ्रेंशिएट करूं कि एसिंक्रोनस टॉर्क मतलब कौन सा टॉर्क जिसकी वजह से रोटर घूम जाता है, या सिंक्रोनस टॉर्क मतलब कौन सा टॉर्क जिसकी वजह से सिंक्रोनस मोटर का रोटर घूम जाता है। तो बेटा ये बेसिक डिफरेंस दोनों में ये है कि इंडक्शन मोटर का टॉर्क एसिंक्रोनस टॉर्क कहलाता है, क्योंकि रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर की वजह से प्रोड्यूस्ड रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड ns स्पीड से घूम रही होती है, और उसकी वजह से जो टॉर्क डेवलप होता है रोटर पर, वो रोटर नॉट इक्वल टू ns बट अदर दैन ns पर वो रोटेट होता है। और लोड बदलने पे वो रोटर की स्पीड हम बदल पाते हैं, मतलब रोटर की स्पीड इज नो लॉन्गर इक्वल टू द स्पीड ऑफ रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ऐसा टॉर्क जो रोटर में ऐसी स्पीड जनरेट करता है या डेवलप करता है जो बिल्कुल भी सिंक्रोनस स्पीड के बराबर नहीं होती है। इंडक्शन मोटर की केस में वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है, और इधर आप इंडक्शन मोटर पर लोड अगर बदलते हैं तो वो रोटर की स्पीड भी डिफरेंट हो जाती है, या डिफरेंट टॉर्क जनरेट होता है डिफरेंट लोड्स के लिए। तो ये वाला टॉर्क एसिंक्रोनस टॉर्क है। एसिंक्रोनस मतलब नॉट एट ऑल सेम या नॉट एट ऑल सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनस मोटर के टॉर्क को अगर मैं कहूँ तो ये सिंक्रोनस मोटर में रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड ns है, और उसकी वजह से रोटर में ऐसा टॉर्क डेवलप हो रहा है जिसकी वजह से रोटर जो है वो सेम स्पीड से रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड ns से ही रोटेट हो रहा है, ऐसा मैं कुछ कहूँगी। अभी मैंने बेटा सिंक्रोनस मोटर पढ़ाया नहीं है, आगे जाके मैं इस चीज़ को डिटेल में लूँगी। पर हाँ, रोटर जो होता है सिंक्रोनस मोटर का वो सेम स्पीड से रोटेट होता है सिंक्रोनस स्पीड से। सिंक्रोनस मोटर में आप लोड कुछ भी लगा दो पर टॉर्क जो जनरेट होगा वो भी डिफरेंट मैग्नीट्यूड का होगा, पर रोटर की जो स्पीड होगी सिंक्रोनस मोटर की वो सेम स्पीड से रोटेट होता रहेगा हर लोड पर फॉर डिफरेंट टॉर्क्स। तो वो वाला टॉर्क जो सेम स्पीड जनरेट कर पा रहा है
Similar to revolving magnetic field speed in rotor, that torque is known as synchronous torque। उम्मीद है आप समझ गए होंगे और मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा सारी चीज़ें। अब एसिंक्रोनस टॉर्क कैसे डेवलप होता है? एसिंक्रोनस टॉर्क बेटा तब डेवलप होता है जब रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर की और रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर की सेम स्पीड से रोटेट हो रहे हो या दोनों के बीच में रिलेटिविटी जीरो हो, तब एसिंक्रोनस टॉर्क जनरेट होता है। मैं सिंक्रोनस टॉर्क की बात अभी नहीं करूंगी बेटा, मैं सिंक्रोनस मोटर जब पढ़ाऊंगी तब मैं उसकी बात करूंगी। अभी मैं क्रॉलिंग से रिलेटेड आपको ये फैक्ट बता रही हूं कि क्रॉलिंग फिनोमेना में ये फंडामेंटल का जो टॉर्क डेवलप हो रहा है स्पीड के रिस्पेक्ट में, ये डिस्टर्ब हो पाता है 7th हार्मोनिक एमएमएफ रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और 5th हार्मोनिक एमएमएफ रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, क्योंकि ये दोनों हार्मोनिक की वजह से डेवलप टॉर्क सेम कैटेगरी का होता है जो कि आपकी फंडामेंटल की वजह से डेवलप टॉर्क का होता है और उसे एसिंक्रोनस टॉर्क कहते हैं, जो कि सिंक्रोनस टॉर्क से डिफरेंट है। सिंक्रोनस टॉर्क क्या है, एसिंक्रोनस टॉर्क क्या है वो बता दिया। एसिंक्रोनस टॉर्क क्यों डेवलप होता है या कब डेवलप होता है? ये तब डेवलप होता है या इसलिए डेवलप होता है कि रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर की रोटर की सेम स्पीड से रोटेट होते हैं, उनके बीच में रिलेटिविटी जीरो होती है, दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट होते हैं और दोनों के बीच में रिलेटिविटी भी जीरो होती है, तो एसिंक्रोनस टॉर्क डेवलप होता है। अब एसिंक्रोनस टॉर्क ऐसे अगर डेवलप होता है तो चलो चेक करते हैं अपन कि 5th हार्मोनिक की वजह से डेवलप्ड एसिंक्रोनस टॉर्क, मतलब 5th हार्मोनिक स्टेटर एमएमएफ का 5th हार्मोनिक रोटर एमएमएफ का, उन दोनों की वजह से डेवलप्ड रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में भी क्या रिलेटिविटी जीरो है। और सेम ऐसी की ऐसी चीज मैं प्रूव करना चाहूंगी 7th हार्मोनिक वाले रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी, स्टेटर का और रोटर का 7th हार्मोनिक का रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड का आपस में जो रिलेटिविटी है वो ज़ीरो है कि नहीं, ऐसा मैं चेक करती हूँ। वो ज़ीरो होगी तो मतलब ये दोनों टॉर्क कौन से वाले हो गए, सेम वैसे ही एसिंक्रोनस टॉर्क जैसा कि फंडामेंटल की वजह से डेवलप्ड एसिंक्रोनस टॉर्क है। अब मैं आपको मैथमेटिकली प्रूफ करके बता देती हूँ कि एसिंक्रोनस टॉर्क 5th हार्मोनिक और 7th हार्मोनिक की वजह से कैसे डेवलप होता है। अब 5th और 7th ही क्यों, तो बेटा मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिएगा, मैं उसमें बता चुकी हूँ कि बाकी जो हार्मोनिक्स होते हैं वो या तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं या फिर उनकी वजह से बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता इम्पैक्ट वो भी बताया और एग्जिस्ट क्यों नहीं करते वो भी बता चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे पुराने वीडियोस को रेफर करिएगा। अब मैं एसिंक्रोनस टॉर्क पहले प्रूव करके बताती हूँ कि 5th हार्मोनिक की वजह से डेवलप होता है, इसलिए ये फंडामेंटल वाले एसिंक्रोनस टॉर्क को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 5th हार्मोनिक जो स्टेटर एमएमएफ की वजह से डेवलप हो रहा है, उसकी वजह से डेवलप रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसकी स्पीड -ns/5 होती है, मतलब ये बैकवर्ड डायरेक्शन की रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, इसलिए माइनस साइन होगा और नंबर ऑफ पोल्स वहाँ पे 5 टाइम्स बढ़ जाते हैं, इसलिए ns/5 ऐसी स्पीड बनती है। 5th हार्मोनिक की वजह से स्टेटर की रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड जो होगी उसकी स्पीड -ns/5 होगी। अब मैं स्लिप निकालना चाहूँ, रोटर तो घूम रहा है इस डायरेक्शन में nr स्पीड से और रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड 5th हार्मोनिक की जो है वो ns/5 से घूम रही, अपोजिट डायरेक्शन में घूम रही, इसलिए -ns/5 ऐसा। तो जब मैं स्लिप निकालना चाहूँगी रोटर की तो मुझे इस स्पीड से रोटर की स्पीड को सब्ट्रैक्ट करके विथ रिस्पेक्ट टू -ns/5 ऐसा मुझे ये रेशियो निकालना पड़ेगा, जो मुझे 5th हार्मोनिक के रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर की जो है उसके रिस्पेक्ट में रोटर की रिलेटिविटी दैट इज नोन एज स्लिप पता चलेगी। तो वो मैं S5 बोल रही हूँ, तो वो होगा -ns/5 और माइनस यहाँ पर माइनस है जिसको मैं बाद में कट कर दे रही हूँ, तो -nr ns/5 -ns/5 -nr/-ns/5, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ns/5 ये बचा, nr को मैं 1 - s × ns कर दे रही हूँ, प्लस साइन तो आ चुका है और डिनोमिनेटर का भी माइनस जा चुका है, तो ns/5। अब तीनों टर्म्स में ns है तो न्यूमरेटर का ns और डिनोमिनेटर का ns कैंसिल हो गया। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 1 + 5 × 1 - s पूरा, मतलब यहाँ पर मैं LCM ले लूँगी,
और यहाँ पे फाइनली मुझे मिलेगा 6 - 5s। ये फिफ्थ हार्मोनिक की वजह से स्लिप मिल रही है, मतलब रोटर की स्पीड और स्टेटर के फिफ्थ हार्मोनिक के बीच की रिलेटिविटी पता चल रही है। अब यही रिलेटिविटी की वजह से रोटर में जो करंट इंड्यूस होगा वो करंट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वह यही स्लिप डिसाइड करेगी, और रोटर में इंड्यूस करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो स्लिप टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पर स्लिप कौन सी होगी? फिफ्थ हार्मोनिक की वजह से। तो SF इंटू फंडामेंटल ऐसे करेंगे। अब SF कितना है? 6 - 5s इंटू F1 हो जाएगा। अब ये जब फ्रीक्वेंसी रोटर करंट की हो गई तो उसकी वजह से डेवलप्ड उसकी वजह से डेवलप्ड जो फ्लक्स होगा, प्रोड्यूस फ्लक्स होगा, वो फ्लक्स 3 फ्लक्सेस होंगे जो 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर होंगे और फिफ्थ हार्मोनिक के होंगे। तो वो उसकी स्पीड कितनी होगी? मतलब रोटर रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड जो रोटर की फिफ्थ हार्मोनिक की वजह से डेवलप होगी उसकी स्पीड कितनी होगी? तो 120F 2 फॉर रोटर एंड 5 फॉर फिफ्थ हार्मोनिक। मतलब इसको मैंने नाम S5 इंटू F1 को मैंने नाम F2, 5 दिया है। तो इस फ्रीक्वेंसी की वजह से डेवलप रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर की जो होगी फिफ्थ हार्मोनिक वाली वो 120 इंटू F2, 5/5P होगी, क्योंकि वो भी तो 5 पोल्स डेवलप करेगा रोटर में। तो इस हिसाब से 120 FR मैं आपको याद होगा रोटर की वजह से रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप होती थी उसकी स्पीड 120 FR अपॉन नंबर ऑफ पोल्स P ऐसे निकालते थे हम। तो अब ये FR यहाँ पर जो होगी वो रोटर की फ्रीक्वेंसी होगी फिफ्थ हार्मोनिक वाली, वो रखी है। तो 120 F2 5 को मैंने 6 - 5s इंटू F1 कर दिया डिवाइडेड बाय 5P। 120 F1 अपॉन 5P मतलब ये आपका हो गया NS अपॉन 5, ये हो गया NS अपॉन 5 और 6 - 5s ऐसे ही रहने दिया। तो ये स्पीड ऑफ रोटर RMF है ड्यू टू रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू फिफ्थ हार्मोनिक है। अब स्पीड ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर निकालना है। तो ये फॉर्मूला भी मैंने आपको डिराइव करके दिया था जिसमें मैंने आपको समझाया था कि रोटर की मैग्नेटिक फील्ड, रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड और स्टेटर के रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेटिविटी 0 होती है। उस वक्त मैंने रिलेटिविटी का एक फॉर्मूला लेकर आपको समझाया था सारी चीज़ें। ये वही फॉर्मूला है। मैं जितने भी अपने पुराने वीडियोस के रेफरेंस की बात कर रही हूँ कि उन वीडियोस को देखिएगा, वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेरी एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएंगे, तो आप प्लीज़ उन वीडियोस को देखिएगा। तो स्पीड ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर निकाल रही हूँ, मतलब रोटर के फिफ्थ हार्मोनिक की फील्ड जो है उसकी स्पीड मैं विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर निकाल रही हूँ। तो स्पीड ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर प्लस स्पीड ऑफ रोटर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर, ऐसे करके फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था, वहाँ पे आप समझिएगा। तो आप स्पीड ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर मतलब -NS अपॉन 5 6 - 5s। अब ये माइनस मैं वहाँ क्यों लगा रही हूँ? यहाँ ज़रूरत नहीं थी, मुझे वहाँ इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि रोटर की स्पीड के एग्जैक्टली अपोजिट रोटर इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो फिफ्थ हार्मोनिक जो रोटर का होगा वो इस डायरेक्शन में रोटेट होगा। तो साइन कैसा आ जाएगा? माइनस। हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा -NS अपॉन 5। व्हाट डज दिस मीन? रोटर की फिफ्थ हार्मोनिक की रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड वही की वही है जो स्टेटर की फिफ्थ हार्मोनिक की रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है -NS अपॉन 5। मतलब दोनों मिल के एसिंक्रोनस टॉर्क डेवलप कर रहे हैं, ये हमने प्रूव कर दिया। इसलिए एसिंक्रोनस टॉर्क फिफ्थ हार्मोनिक वाला ब्रेकिंग मोड में फंडामेंटल के डेवलप्ड टॉर्क को डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि दोनों सेम कैटेगरी के। अब मैं एसिंक्रोनस टॉर्क निकालना चाह रही हूँ सेवंथ हार्मोनिक की वजह से, तो फिर से सेवंथ हार्मोनिक स्टेटर MMF की स्पीड हमें मालूम है NS अपॉन 7 होती है और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट होती है, तो यहाँ पर प्लस साइन ही आएगा। अब मैं सेवंथ हार्मोनिक की वजह से रोटर की स्लिप निकालूं, मतलब रोटर और उसके सेवंथ हार्मोनिक के रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड के बीच के रिलेटिविटी स्लिप के टर्म्स में S7, तो वो होगी NS अपॉन 7 माइनस NR अपॉन NS अपॉन 7 ऐसी होगी। तो NS अपॉन 7 NS सब जगह कैंसिल कर दिया, पूरा जब सॉल्व करेंगे तो 7s - 6 ये स्लिप आएगी। अब बेटा फ्रीक्वेंसी में रोटर की यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी NS/7 भी इसी डायरेक्शन में रोटेट हो रही। सेवंथ हार्मोनिक की रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड भी
रोटर उसी डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट अगर मैं निकालना चाहूँगी तो S7 इंटू F1, वही फंडामेंटल जो यहाँ अप्लाई किया था, तो 7s-6 इंटू F1 हो जाएगा। अब मैं स्पीड ऑफ सेवन्थ हार्मोनिक रोटर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर निकालना चाह रही हूँ। मतलब सेवन्थ हार्मोनिक जो डेवलप होगा रोटर की मैग्नेटिक फील्ड में, उसकी स्पीड कितनी होगी, तो 120 इंटू F27/7P हो जाएगी। इस टाइप से मैं उसे लिख दे रही हूँ। F27 को मैं 7s-6 इंटू F1 लिख रही हूँ। अब 120 F1/7P ये ले लिया और बाहर 7s-6 अलग ले लिया, ये पूरा हो जाएगा ns/7 और 7s-6। अब फिर से मैं वही निकालना चाह रही हूँ कि रोटर के सेवन्थ हार्मोनिक की रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड निकालना चाह रही हूँ विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर, ताकि मैं उसको स्टेटर की सेवन्थ हार्मोनिक की रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड है उससे कंपेयर कर सकूं। तो स्पीड ऑफ सेवन्थ हार्मोनिक रोटर रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर हमें मालूम है, ये रही, और फिर रोटर की स्पीड उसमें ऐड करेंगे। ये फॉर्मूला फिर से कहूँगी मैं डिराइव कर चुकी हूँ रेफरेंस में, आप मेरा वो वीडियो की लिंक दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ सेवन्थ हार्मोनिक रोटर रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर, मतलब ये वाली स्पीड हो गई, और रोटर स्पीड NR हो गई। पूरा जब हम सॉल्व करेंगे बेटा तो ये ns/7 आएगी। मतलब स्टेटर की सेवन्थ हार्मोनिक की रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड भी ns/7 से रोटेट हो रही है, रोटर की भी सेवन्थ हार्मोनिक की रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड ns/7 से रोटेट हो रही। ऐसे ही स्टेटर और रोटर के फिफ्थ हार्मोनिक भी सेम स्पीड से रोटेट हो रहे -ns/5 से। तो ये दोनों मिलके रोटर और स्टेटर का ns/7 दोनों रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड मिलके एसिंक्रोनस टॉर्क डेवलप करेंगे। सेवन्थ हार्मोनिक स्टेटर का और रोटर का सेवन्थ हार्मोनिक दोनों मिलके एसिंक्रोनस टॉर्क डेवलप करेंगे। तो इसलिए बेटा ये स्पेस हार्मोनिक्स अपने अपने जो है वो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड जो है डेवलप करते सेम स्पीड से, इसलिए एसिंक्रोनस टॉर्क डेवलप होता है, और इसलिए ये डिस्टर्ब कर पाते हैं फंडामेंटल MMF से डेवलप्ड टॉर्क को। आप 13th हार्मोनिक का भी देखेंगे तो आपको ऐसा ही सेम मिलेगा। 15th पर हम ज़्यादा हायर ऑर्डर के हार्मोनिक्स पे नहीं जाएंगे क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड वैसे ही कम हो जाता है, तो वो इम्पैक्ट डालते ही नहीं है बेटा। तो अफेक्ट करने वाले, क्रॉलिंग डेवलप करने वाले हार्मोनिक्स मेनली 5th और 7th, और उसमें भी 7th ही, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड 7th डेवलप कर रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन की 5th कर रहा है, तो वो फिर इतना उसका ब्रेकिंग में हमें उसका असर दिखता है। तो उम्मीद है आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। और बेटा ये एडवांस इलेक्ट्रिकल मशीन्स का टॉपिक है, पर क्रॉलिंग के साथ समझाना मुझे ठीक लगा, इसलिए मैंने समझा दिया। अगर आपको सेपरेट किसी यूनिवर्सिटी में, इंडिया में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में, यूपी यूनिवर्सिटीज़ में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। सेपरेट की स्लिप बताइए, 5th हार्मोनिक से रिलेटेड स्लिप बताइए तो आपको ये डेरिवेशन करके बताना पड़ेगा, और 7th हार्मोनिक से रिलेटेड स्लिप बताइए तो ये डेरिवेशन करना पड़ेगा। और हो सकता है आपको ये वाला भी मैग्नीट्यूड निकालना पड़े कि स्पीड ऑफ 5th हार्मोनिक रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर, या फिर स्पीड ऑफ 7th हार्मोनिक रोटर RMF विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर, तो आपको ये डेरिवेशन करना पड़ेगा। किसी यूनिवर्सिटी में ये पूछ लिया जाता है क्रॉलिंग के साथ। तो जब आपको क्रॉलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट में, तो आप मेरा क्रॉलिंग वाला जो वीडियो जिसमें मैंने यहाँ पर कर्व ड्रॉ किया था, स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें 5th और 7th हार्मोनिक का इम्पैक्ट दिखाया था, वो वीडियो, साथ में ये वाला कंटेंट, और तीसरी चीज़ अभी मैं रेमेडीज़ की बात करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, वो रेमेडीज़ ये पूरा शॉर्ट नोट में आप लिखिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। भले ही आप थोड़ा थोड़ा इम्प्लाई कर दीजिएगा, पर अगर आप पूरी चीज़ें मेंशन कर देते तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और वाइवा से रिलेटेड तो मैंने ढेर सारे डिस्कशंस किए सिंस हार्मोनिक्स का स्टार्टिंग से। तो उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पूरा थॉरोली समझ में आया होगा। मुझे क्रॉलिंग से रिलेटेड सिर्फ एक ही टॉपिक अब लेना है, वो है रेमेडीज़। तो उम्मीद है आपको मेरा ये डिस्कशन पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके कमेंट्स मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं, वो मुझे एनर्जाइज कर रहे हैं। मैं आगे इसी तरीके से कॉन्सेप्चुअल और वीडियोस लाती रहूँगी, और कोशिश करूँगी कि जो आपकी अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के सिलेबस है उनको मैं एक जगह पे कंबाइंड मैनर में पूरे सिलेबस को कवर कर पाऊँ, और मेरी एक कोई प्लेलिस्ट ऐसी जनरेट हो पाए जो उसी पर्टिकुलर सिलेबस को फेवर करती हो। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। बेटा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इतना टफ ज़रूर है, पर जब आप उसकी डेप्थ में जाते हैं तो आपको और मज़ा आने लगता है। और आज की तारीख में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग इतना डाउन हो रहा है, पर बेटा इसके बिना तो कुछ वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस ही नहीं हो सकता। हमेशा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को मदर ऑफ ऑल द ब्रांचेस कहा जाता था। तो प्लीज़ आप अपने आसपास की सोसाइटी में परकुलेट करिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लेके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की, मैकेनिकल इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, और फ्यूचर यही है बेस्ड ऑन रिन्यूएबल। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। थैंक यू।